हेलो सर। गुड इवनिंग सर। आपका माइक बंद है सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम लोग को टेस्ट का सिलेबस रिटर्न में कुछ दिनों पहले नहीं मिल सकता है? बेटा एक्चुअली उसमें एक प्रॉब्लम होती है, हम कुछ दिन पहले इसलिए नहीं बता सकते कि टीचर फ्राइडे सैटरडे तक का सिलेबस दे देता है, तो एक टेंटेटिव सिलेबस ही आपको मिल पाएगा। जैसे मेरा है, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख दिया, हमें तो आपको टीचर, आप रोज टीचर से पूछ लो, नहीं मिल जाएगा, दे देंगे, लेकिन उसमें फिर बाद में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो आपको मंडे ट्यूसडे तक सारे टीचर बता देते हैं, आप सारे टीचर से रोज पूछना, क्लास तो डेली लगी रही है ना आपकी। जब आपके मेजर होंगे ना, तो मेजर में क्या होगा, हम क्लास तो उस समय लेंगे नहीं, तो उस समय आपको पहले से बताना जरूरी है, तब आपको पहले से पता होगा। जब तक क्लास लगती है तब तक तो हमेशा यही होता है कि टीचर से पूछ लो। अगली बार गुड इवनिंग बेटा। तो मुझे सुन लिया ना आपने? फिर भी अगली बार आपको सिलेबस बता देंगे, ठीक है? और ये किसी का मोबाइल कुछ परेशान कर रहा है। माइक ऑफ कर ले यार। बच्चे तो म्यूट ही लग रहे हैं मुझे सारे, ठीक है? और दूसरा, आपने जो हिंदी इंग्लिश का कहा था वो काम आपका करवा दिया है ना? तो अब आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिल जाएंगे आपको। तो बच्चों कल तक हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे, वो खत्म हो गया। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक मिनट में एक्चुअली वो चेक कर रहा हूँ, टेस्ट पेपर में आपके दोनों लैंग्वेज बने हैं ना? जस्ट एक मिनट, एक बार वेट करो। हाँ, तो बच्चों इस बार फिजिक्स में आपको इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ इंग्लिश भी मिलेगी। और इंग्लिश वालों को हिंदी तो चाहिए ना? नो सर नहीं चाहिए। नो सर नहीं चाहिए हम लोग। ठीक है, तो हिंदी वालों को इंग्लिश करवा दिया है, तो वो काम भी हो गया। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में लिखो प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैं आपको कल बता रहा था ना कि जब भी कहीं पर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी जगह, तो कॉइल में हमारा इलेक्ट्रो ईएमएफ आता है, विद्युत वाहक बल। तो दरअसल विद्युत वाहक बल विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वही आता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं, जब भी किसी जगह हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा।
बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना विद्युत क्षेत्र, ये वो वाला विद्युत क्षेत्र नहीं होता जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। वो तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होते हैं। तो लिखो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, तो वहां विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, जब कहीं विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो वहां नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो वहां विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। These electric lines are closed curves. ये विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। These electric lines are closed curves. ये विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बच्चों आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक बात बोली थी कि विद्युत रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपसे कहा था कि विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज कर्व नहीं बनाती, और यहां मैं बोल रहा हूं कि ये क्लोज कर्व बनाती हैं। तो बच्चों ये एक अंतर है प्रेरित विद्युत वाहक बल और आवेश से उत्पन्न, प्रेरित विद्युत क्षेत्र और आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अंतर है। ये इंग्लिश में बोल रहा हूं, एक चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बहुत बड़ा अंतर है। वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है और ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये भी लिख लो। दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। यह विद्युत क्षेत्र असंरक्षित क्षेत्र होता है। दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। यह विद्युत क्षेत्र असंरक्षित क्षेत्र होता है। असंरक्षित, असंरक्षित नहीं, असंरक्षित। ठीक है, तो बच्चों अब इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। मान लो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है, यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम समय के साथ परिवर्तित कर रहे हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, है ना। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंडर की तरह अंदर जा रहा है। बच्चों इस सिलेंड्रिकल रीजन की जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लेते हैं। जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, अगर हम इस B को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस हो जाएगा। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, वो इस तरह से होंगी, इस तरह से। ये विद्युत बल रेखाएं होंगी बेटा, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, हम लेंज के नियम से निकाल सकते हैं, अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बिल्कुल लेंज के नियम की तरह। तो अगर हम B को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो आएंगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगी बेटा। तो ये जो मैंने छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं ना, these are induced electric lines, field lines। क्या है बेटा?
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत बल रेखाएं। प्रेरित विद्युत बल रेखाएं। जब हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे, बढ़ाएंगे, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये उसकी बल रेखाएं हैं बेटा, ये चार्ज वाली नहीं है। चार्ज वाली बल रेखाएं कभी ऐसी नहीं बनती। आवेश से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं कभी ऐसी नहीं होती, वो कभी बंद वक्र नहीं बनाती। वो धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है, ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती है। लेकिन यहां पर ये बंद वक्र बनाती है। मैंने लिखवा भी दिया है, चित्र में भी दिखा दिया है। बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है तो बच्चों E आएगा R/2 dV/dt। ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है बेटा। जो विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ये उसकी वैल्यू है R/2 dV/dt। स्मॉल r है सेंटर से डिस्टेंस। स्मॉल r क्या है बेटा? केंद्र से दूरी, जहां हमें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और dV/dt क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं, ज्यादा परेशान मत होना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें सब कुछ पढ़ाना होता है, पता नहीं कब क्या आ जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हुआ। एक बार इस पूरे टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। बच्चों, कभी कभी है ना, फार्मूला नहीं पूछता, न्यूमेरिकल नहीं पूछता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दो बातें ध्यान रखिए। या जब भी हम, पूरा बोल रहा हूं, जब भी हम किसी जगह चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, जब भी हम किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, वहां विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र आवेश वाले विद्युत क्षेत्र से अलग होता है दो वजह से। एक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कर्व होती है, वहां पर क्लोज कर्व नहीं होती, बंद वक्र नहीं होती। ये असंरक्षी है, वो संरक्षी होता है। ये दो अंतर है, कभी भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और ये इसका फार्मूला है, बात खत्म बस। सर, फॉर्मूले में स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है बेटा सेंटर से डिस्टेंस। आपको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला निकालना है, तो ये स्मॉल r हो जाएगा। स्मॉल r है मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर से डिस्टेंस, चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र से दूरी। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो इसके बाद अगला टॉपिक लिखो, LC ऑसिलेटर। ऑसिलेशन लिखते हैं। LC ऑसिलेशन, हिंदी में क्या लिखोगे? LC दोलन। ये बड़ी है ना मजेदार चीज है, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। और इसमें एक छोटा एक फार्मूला है, बस वो याद करना है। बच्चों, इसको सुनने में बड़ा मजा आएगा। मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, संधारित्र, और ये कैपेसिटर चार्ज है, आवेशित है। ये प्लस है, ये माइनस प्लेट है। हमारे पास एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, और वो चार्ज है, आवेशित है। ठीक है,
एक मिनट बेटा। अब बच्चों हमने क्या किया, इस संधारित्र को एक कॉइल से कनेक्ट कर दिया, कुंडली से। यहां पर कुंजी लगा देते हैं, की लगा देते हैं। जब तक ये की ओपन है सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब सुनने में मजा आए बच्चों। अचानक मैंने की बंद कर दी, ये लो, जैसे ही मैं की बंद करूंगा, इस कुंजी को दबाऊंगा, ये संधारित्र, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बेटा चार्ज को फ्लो करने के लिए रास्ता मिल गया ना, तो चार्ज तो फ्लो करेगा। तो ये संधारित्र निरावेशित होने लगेगा और परिपथ में धारा बहने लगेगी, सर्किट में करंट आ जाएगा। बच्चों लेकिन हम जानते हैं नीचे कौन है, इंडक्टर, कॉइल लगी है। जो सर्किट में करंट बढ़ेगा उसे ये रोकेगा, लेकिन धीरे धीरे करंट बढ़ने लगेगा और थोड़ी देर के बाद ये सारा आवेश खत्म हो जाएगा और इसकी सारी एनर्जी। बेटा एक बार फार्मूला बताना, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या होता है? Q²/2C। Q²/2C, वेरी गुड। तो बेटा वो जो एनर्जी थी ना, वो सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब है ना धारा अधिकतम में, करंट इधर फ्लो कर रहा है। अब बच्चों ये करंट फ्लो करते 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 थोड़ी देर के बाद इसको प्लस बना देगा और इसको माइनस बना देगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी है वो वापस कैपेसिटर में चली जाएगी और कैपेसिटर की वो वाली प्लेट प्लस हो जाएगी और ये वाली प्लेट माइनस हो जाएगी। बाद में जब वो वाली प्लेट प्लस होगी, है ना, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और जब बाद में ये प्लस हो जाएगी तो वापस से करंट उल्टा बहने लग जाएगा। जब करंट अपोजिट बहने लगेगा फिर जो विद्युत ऊर्जा है वो फिर चुंबकीय ऊर्जा में चली जाएगी, फिर चुंबकीय ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में। तो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में लगातार बदलती रहेगी। इसीलिए इसे ऑसिलेशन बोलते हैं, दोलन बोलते हैं, क्योंकि कभी ऊर्जा यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, करंट कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ये चलता रहेगा। बेटा बात समझ में आई? एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुन लो। हमारे पास एक संधारित्र है, कैपेसिटर, वो आवेशित है। हमने उसको एक कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद इसकी सारी एनर्जी इसमें चली जाएगी, लेकिन उसमें रहेगी नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद इसकी सारी एनर्जी उसमें चली जाएगी, फिर उसकी सारी एनर्जी फिर इसमें आ जाएगी, चलता रहेगा। तो बच्चों ये जो दोलन है ना, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका फार्मूला याद करना है। ये होता है 1/2 पाई, किसी को आता है √LC। L इसका इंडक्टेंस है और C इसका कैपेसिटेंस। C उसकी धारिता है और संधारित्र का जो स्वयं प्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो L है। तो इस दोलन की आवृत्ति इतनी होगी बेटा। सर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो ½ होती है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे करो, इसको मैं एक अलग से टॉपिक बनाकर अभी लिखवा देता हूँ, एक अलग से टॉपिक बना दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कैपेसिटर पर जो
चार्ज शुरू में था वो क्यू नॉट है, तो बताओ परिपथ में अधिकतम धारा का मान कितना होगा। इंग्लिश में सुन लो, अगर कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है तो आपसे पूछ सकता है सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा। आसान है, हमें पता है सर्किट में करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये सारी एनर्जी इसमें चली जाएगी। तो उस समय हाफ Ni स्क्वायर को Q स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर कर दो, क्योंकि हमें पता है इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, चुंबकीय ऊर्जा होगी, ये उसी विद्युत ऊर्जा के बराबर होगी जो कैपेसिटर के अंदर थी। तो अब जो करंट आएगा ये मैक्सिमम करंट आएगा बेटा। तो यहां से हम I मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो I मैक्सिमम कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, L को नीचे ले आओ, ये आएगा Q नॉट अपॉन अंडर रूट LC। तो परिपथ में अधिकतम धारा का जो मान होगा वो होगा Q नॉट अपॉन अंडर रूट LC। Q नॉट क्या है बेटा, संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश है, इनिशियल चार्ज और मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चलो अब वो एनर्जी वाला टॉपिक हम अलग से लिख लेते हैं। लिखो, लिखो बेटा अगला टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा। कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा बच्चों, अगर किसी कॉइल से, सिंपल अपने पास एक कॉइल है और अगर इस कॉइल से आई धारा बह रही है और इसका इंडक्टेंस प्रेरकत्व अगर L है, तो इसमें जब हम जानते हैं जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करवाएंगे तो बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र। याद होगा इसका फार्मूला, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है? म्यू0 हाँ बोलो, म्यू0 Ni। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो लिखो, व्हेन I करंट इज पास्ड थ्रू एन इंडक्टर, जब किसी कुंडली से I धारा प्रवाहित की जाती है, when a current I is passed through an inductor, comma, energy stored inside the inductor due to magnetic field. Energy stored inside the inductor due to magnetic field. हिंदी में लिखो, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के अंदर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। कुंडली के अंदर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। बेटा ये फार्मूला होता है U बराबर हाफ Li स्क्वायर। हाफ Li स्क्वायर। तो बस आज के लेक्चर में छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, यही फार्मूला मैंने यहाँ काम में लिया था ऊपर, है ना।
अब एक और फार्मूला लिखो, अगला लिखो, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व। बच्चों यदि किसी जगह एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो जहां पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र होता है तो वहां ऊर्जा होती है। अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है ना बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र, तो उसकी भी अपनी एक ऊर्जा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां भी होता है वहां एक एनर्जी होती है, ऊर्जा इकट्ठी होती है। एकांक आयतन में एकत्रित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। लिखो, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा, एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा कॉमा ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ऊर्जा घनत्व कहलाता है ना। इंग्लिश में लिखो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम inside the magnetic field is called energy density. किसी को बेटा इसका फॉर्मूला याद है आप में से? B² / 2 म्यू नॉट। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा। ऊर्जा घनत्व को हम U के ऊपर बार लगाकर लिखते हैं, U के ऊपर बार लगा देते हैं, डंडा लगा देते हैं। ये होता है B² / 2 म्यू नॉट। B² / 2 म्यू नॉट। अब अगला टॉपिक लिखो, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की हिंदी कौन बता रहा है? हाँ यही बोलते हैं सर, नहीं दे रहा। ट्रांसफार्मर ही पढ़े हैं सर हम लोग भी। ट्रांसफार्मर ही पढ़े हैं। तो ट्रांसफॉर्मर तो इंग्लिश का शब्द है, तो पक्का है, हिंदी का तो नहीं है। यस तो इसकी हिंदी तो होगी ना, किसी ने तो बनाई होगी। सर परिणामित्र बोलते हैं क्या? क्या बेटा? परिणामित्र। करेक्ट 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 करेक्ट, परिणाम मित्र बोलते हैं इसे। बड़ा खतरनाक नाम है इसका हिंदी में। इस बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा लगा। चलो सर, इससे अच्छा तो बिजली वाला यंत्र बोल लेते। तो बहुत सारे होते हैं ना, समझ, उसमें अलग अलग कैसे करेंगे। मोटर भी होता है, वो बिजली वाला यंत्र है। चलो आप लोग ट्रांसफॉर्मर ही लिखो बेटा। मैं तो ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था, आप ट्रांसफॉर्मर ही लिखो बच्चों। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है पहले ये बताओ। करेक्ट, आप बताओ ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, बताओ। सर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते। मैं ना झापड़ लगाऊंगा। सर ऑनलाइन कैसे मालूम का काम करता है? तो पिटाई लगाऊंगा, क्या बोल रहा है? सर करंट को सर कंट्रोल वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का। AC वोल्टेज को चेंज करता है सर। हाँ, एसी वोल्टेज को अप और डाउन करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा
या वोल्टेज को घटाएगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं बेटा? ऊंचाई। और यदि वोल्टेज को कम करता है तो इसे अपचाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। करेक्ट। अब बात ये आती है कि यार हमें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने की जरूरत क्यों है? 220 वोल्ट हम घरों में काम में लेते हैं ना, तो 220 वोल्ट की बिजली बना कर क्यों काम में नहीं ले लेते? इसको घटाते बढ़ाते क्यों है? आप में से कौन बता रहा है? बोलो। बोलो, वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे कोई तो बता दो। ये तो वैसे भी इतना कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, ये तो वो लोग भी जानते हैं ना बेटा, जो ये टॉपिक साइंस नहीं लेते वो भी जानते हैं, घरों में बहुत डेली लाइफ में बहुत काम आती है चीज। सर यदि डायरेक्ट करंट आएगा तो घर के उपकरण खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है, सुनो सर ज्यादा। हेलो सर। बोल 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 बोल। सर ज्यादा करंट होने से मशीन मतलब उड़ जाएगी सर। ना ना बेटा, मैंने तो सर धारिता हम बनाएंगे ही क्यों? अगर मुझे घर में 220 वोल्ट पर उपकरण चलाने हैं, अगर मुझे घर के सारे डिवाइसेस जो है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, अगर उन्हें 220 वोल्ट पर चलाना है तो मैं बिजली भी 220 वोल्ट पर ही बनाऊंगा ना, तो मेरे उपकरण को खतरा होगा ही नहीं। सर लेकिन एसी जैसे बड़े मशीनों को तो ज्यादा पावर की जरूरत होती है ना? क्या सर एसी जैसे बड़े मशीनों को ज्यादा पावर की जरूरत होती है? ना ना ना, वोल्टेज एसी हर किसी के घर में थोड़ी। चलो नहीं आता आपको, आप आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे, मैं बताता हूँ, आप सुनो। बच्चा क्या होता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली घर, वो बेटा हमारे घर के पड़ोस में नहीं होते। ये बिजली घर जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है वो सब आउटर एरिया में होते हैं, बहुत दूर होते हैं। आपको पता है जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले स्टेशंस हैं वो कहाँ है? कुछ बता सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है? तो चुप हो गए। अबे गांव के बच्चे को भी पता होता, सबको, नालायक को। बांध वगैरह बना के प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो पावर में बांध बनाकर पानी रोकते हैं और फिर उस पानी को टरबाइन पर गिराते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। और मैंने आपको ईएमआई के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, टरबाइन को घुमाकर कुंडली घुमाते हैं, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसे बोलते हैं हाइड्रो पावर। क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर बना रहे ना। पानी, हाँ, पानी की सहायता से जो बिजली बनती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। और बताओ इसके अलावा और कौन कौन सा होता है? थर्मल पावर, पवन चक्की के थ्रू भी बना। हाँ, एक एक करके हैं। तो बच्चों ये जो थर्मल पावर होता है, थर्मल पावर में कोयला जलाकर पहले पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके स्टीम भाप बनाते हैं और उस भाप को टरबाइन पर डालते हैं, टकराते हैं तो टरबाइन घूमता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है। फिर बच्चों ने अभी बोला विंड की सहायता से। यस, विंड मिल्स होती है ना, आपने देखा होगा, इधर जैसलमेर साइड बहुत है, आपके भी कहीं ना कहीं होगी, बहुत सारी जगह होती है। हवा से टरबाइन घुमाते हैं, हवा से वो पंखियां घुमाते हैं, बहुत बहुत ब्लेड्स होती है, बड़ी बड़ी, वो तो बहुत बड़ी ब्लेड्स होती है, अपन को दूर से देखने में बहुत छोटी लगती है, वो बहुत बड़ी ब्लेड होती है, वो हवा से घूमती है, फिर टरबाइन घूमता है। और बताओ? सोलर एनर्जी। सोलर वाले में अपना ये प्रिंसिपल काम नहीं आता बेटा, वो थर्मोकपल अलग है, वो चीज अलग है, उसमें ज्वार भाट है।
ज्वार भाट जो नहीं, अरे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट भूल रहे हो, न्यूक्लियर पावर। नाभिकीय हाँ, ये जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, हमारे अरकोटा के पास भी रावत भाटा है, सुना होगा नाम। यस सर। तो बेटा वहां पर हम न्यूक्लियर एनर्जी से पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके भाप बनाते हैं और भाप को टरबाइन से टकराते हैं। समझ गए? चलो अब आप वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं ये कह रहा था बेटा, ये जितने भी पावर स्टेशन होते हैं ये बहुत दूर होते हैं, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर तक लाने के लिए हमें वायर की जरूरत पड़ती है, तारों की जरूरत पड़ती है। तो बेटा जब उस वायर के थ्रू हम करंट को लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आएंगे, तो बीच में एनर्जी का लॉस होगा। तो पता लगा वहां से बिजली चली पर हमारे घर तक पहुंची नहीं, सारा लॉस हो गया। तो बेटा उस लॉस को बचाने के लिए हम वोल्टेज को हाई करते हैं। हम बिजली घर से अपने घर तक जो बिजली लाते हैं वो उच्च विभव पर लाते हैं, हाई वोल्टेज पर, क्योंकि वोल्टेज को हाई करने से करंट लो हो जाता है, और करंट के लो होने से एनर्जी कम खर्च होती है, एनर्जी लॉस कम होता है। I²RT भूल गए क्या? याद है सर, याद है। तो बच्चा मैं फिर बता दूं, प्रॉब्लम ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन, संचरण, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और बेटा हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिसिटी, हजारों किलोमीटर, थोड़ा बहुत नहीं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो एनर्जी लॉस होता है। उस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि करंट कम हो जाए, और करंट कम होने से एनर्जी लॉस बच जाएगा। इसलिए बिजली घर में जो बिजली बनती है उसे हम हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट करते हैं। इसलिए वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं वो कौन सा होता है? ऊंचाई ऊंचाई होता है, स्टेप अप होता है। यस, पता है वो जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो कितने बढ़ा देता है? कितने वोल्टेज पर बिजली को हम संचरित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, बताओ? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट तो हम यूज करते हैं बेटा। 11 केवी लाइन से भी बड़ा होता है वो। हाँ, वो बहुत मतलब किलो वोल्ट में होता है, 100 किलो वोल्ट, ये मान लो 1,00,000 वोल्ट के आसपास मानकर चलो आप। इतनी हाई वोल्टेज पर बिजली को हम ट्रांसमिट करते हैं। 11 केवी की लाइन तो मेरे अपने कोचिंग के बाहर से जा रही है। 11,000 वोल्ट की लाइन तो मेरे यहाँ से बिल्कुल, मेरे यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूं ना वहां से मान लो 30-40 फीट की दूरी से ही जा रही है। तो मेरा बच्चा, बिजली घर से हमारे शहर तक जो बिजली आती है वो बहुत हाई वोल्टेज पर आती है, फिर उसे कम करते हैं ताकि हम काम में ले पाए। अगर वो 1,00,000 वोल्ट हमारे घर में डाल दिया तो आग लग जाएगी बेटा। वो इतनी हाई वोल्टेज अगर हमारे घर में डाल दी तो सब कुछ फूक जाएगा, हम भी फूक जाएंगे। इसलिए वापस से उसको लो करना पड़ता है। तो हमारे शहर में और हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कौन सा होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। तो बेटा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ा सके, करंट घटा सके, ताकि एनर्जी लॉस कम हो। फिर हमारे शहर में आ जाती है, फिर वापस से उसे कम करते हैं वोल्टेज को, और 220 वोल्ट पर लाकर फिर हमें घर पर दे दो, अब काम में ले लो। तो बच्चा बात समझ में आई? यस सर। बेटा मैं इतनी देर से सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों होती है, ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, है ना। इसलिए मैं कभी कभी इधर उधर की चीजें, आसपास की चीजें बताता हूं ताकि आप पढ़ाई में और इंटरेस्ट लो। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर क्यों काम में लेते हैं मैंने बता दिया। अब लिखो, देखो ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन।
ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों इसमें दो कॉइल होती है, अगर अन्योन्य प्रेरण बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्शन बोल दिया, तो म्यूचुअल इंडक्शन तो हमने कल ही पढ़ा है। तो वहां पर दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट हम देंगे, दूसरी सेकेंडरी कॉइल जिसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। तो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बेटा ऐसा बनाते हैं, देखो इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। बना लो आप। तो बच्चों इसमें दो कॉइल होती हैं। ये सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिस पर कॉइल को लपेटा है ना बेटा, इसमें इसमें जो हमने कॉइल लपेटा है ये सॉफ्ट आयरन का कोर है। सॉफ्ट आयरन याद है क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं फिर भूल गया। नरम लोहा नहीं बोलते, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा। बच्चों आपको याद है मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मर में हम सॉफ्ट आयरन क्यों काम में लेते हैं? हिस्टेरेसिस में पढ़ाया था मैंने, शैथल्य में। कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। हाँ, उसमें एनर्जी लॉस कम होता है क्योंकि जो कच्चा लोहा होता है सॉफ्ट आयरन, उसका हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से लॉस कम होता है, हिस्टेरेसिस लॉस है ना, शैथल्य हानि कम होती है बेटा। बच्चों ES अपॉन EP बराबर होता है NS अपॉन NP। ES और EP क्या है बताओ? Induced EMF of secondary coil and induced EMF of primary ऐसा coil. बोल सकते हो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। S4 सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये प्राइमरी में। आप तो ऐसे लिखो आउटपुट इनपुट वो ज्यादा अच्छा है। और NS NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है ना बेटा। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। बच्चों ट्रांसफॉर्मर की दक्षता एफिशिएंसी क्या होती है बताओ? एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू सो। आउटपुट पावर का मतलब ES IS बेटा याद है, पावर V इंटू IB होता है, I स्क्वायर RB होता है, V स्क्वायर बाई RB होता है। और पावर का एक तीसरा फार्मूला होता था V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट, ये वो वाला फार्मूला। तो आउटपुट पावर हो गया ES IS, इनपुट पावर हो गया EP IP इंटू सो। लिखते जाओ आप, रुको मत।
ओके बच्चों, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर, तो उसकी एफिशिएंसी 100% होगी और 100% होने के बाद आएगा ES/IS बराबर EP/IP, यानी कि ES/EP बराबर IP/IS। पर याद रखना ये वाला रिलेशन तभी काम आएगा जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, वरना ये रिलेशन काम नहीं आएगा, फिर ये रिलेशन काम आएगा। अगर एफिशिएंसी आपको 100% से कम दे दे, 80%, 70%, 60%, फिर डायरेक्ट ये मत लगाना, फिर ये लगाना। बात समझ में आ रही है ना? बहुत सारे बच्चे वो याद कर लेते हैं बस, हाँ, और एफिशिएंसी वो 80% देता तो भी वो लगा देते हैं, ये गलत बात है। 100% में तो लगेगा ही, वो मैंने निकाल कर दिखा दी। बच्चों ये जो NS/NP होता है, इसका एक नाम होता है, कोई बता रहा है इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। टर्न रेशो। इसकी हिंदी नहीं आती मुझे, आप में से कोई बता रहा है तो बताओ इसकी हिंदी क्या होती है? फेरों का अनुपात ही बोल दो, और क्या बोलोगे, है ना? टर्न रेशो मतलब फेरों का अनुपात। बच्चों टर्न रेशो उल्टा मत कर देना, NP/NS मत कर देना, ये NS/NP होता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप, आप लिख लो, मैं इसमें मिटा लेता हूं, लिखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ES बड़ा होता है EP से। हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे मतलब आउटपुट ज्यादा होगा वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज कम होगा, और ये तब होगा जब NS NP से बड़ा होगा। यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी से ज्यादा होती है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो बच्चों ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं गिनती में 2000 ज्यादा हो, 2-4 ज्यादा नहीं होते, 100 गुना 1000 गुना होते हैं, ऐसे होता है। दूसरा है स्टेप डाउन, अपचाई, इसमें ES EP से छोटा होता है, यहां वोल्टेज घटाते हैं, यानी कि आउटपुट कम होता है इनपुट से। इसके लिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से कम लेते हैं। यहाँ उल्टा होता है बेटा, प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। समझे? यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ, क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे ट्रांसफार्मर के, पहले टॉपिक पूरा हो जाए। आप प्राइवेट भी है जो अडानी का है, रिलायंस का एनर्जी है, वो प्राइवेट। बड़े बड़े प्लांट तो गवर्नमेंट की। हाँ जी, अब आगे लिखो, पहले टॉपिक पूरा करो। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, इस पर काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। बच्चों 4 तरह की लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, आप में से कोई बता रहा नाम एक एक करके? सर बोलो। ताम्र हानि, लव हानि, चुंबकीय फ्लक्स हानि और सैसेलिया हानि। कुंचन 6। नहीं लड़के ने बहुत ढंग से बोला, अच्छे से बोला, वेरी गुड। इंग्लिश में कौन बता रहा है? सर रेजिस्टेंस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और फ्लक्स की लीकेज वाला और एडी करंट वाला। एडी करंट, करेक्ट, वेरी गुड। चलो देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की ऊर्जा हानि होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। नंबर 1, सबसे पहले लिखो कॉपर लॉस। हिंदी में लिखो ताम्र हानि। क्या बात है, खतरनाक नाम होते हैं। कॉपर हिंदी में तांबा होता है, तांबा, ताम्र हानि। कोई बताएगा ये कॉपर लॉस क्या होता है? सर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा के रूप में। करेक्ट, शाबाश यार, ये टॉपिक तो आता है तुम्हें, बढ़िया। देखो ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा ताम्र हानि कहलाती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा ताम्र हानि कहलाती है ना? इंग्लिश में लिखो हीट लॉस ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। हीट लॉस ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड कॉपर लॉस। बच्चों ताम्र हानि को, कॉपर लॉस को कम कैसे कर सकते हैं हम? कम करने का जो कोई वायर्स है तरीका ना, बताओ। जो वायर्स है ना वो थोड़ी थिक हो, मोटे। आज तुम मेरे चेहरे की प्रसन्नता देख सकते हो, तुम जवाब देते हो तो मैं बहुत खुश रहता हूं। बिल्कुल सही बात बेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो वायर लेते हैं हम, थोड़ा मोटा लेते हैं। तार को मोटा लेने से उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है और रेसिस्टेंस के कम होने से ऊर्जा हानि भी कम हो जाती है। लिख लो इसे नीचे, देखो दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग थिक वायर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। हिंदी में लिखो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के तारों को मोटा करके, है ना, थिक, इस ऊर्जा हानि को कम किया जा सकता है। इंग्लिश बना लो ना। ठीक है बेटा, अगली बार मैं लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, लैंग्वेज आप बनाओ, मैं बता दूंगा बस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के जो वायर है बेटा, उसको मोटा ले लो, थिक ले लो, तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा, तो फिर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। चलो अब लिखो नंबर 2, दूसरा लॉस, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज को छह बोलते हैं, 6, है ना, फ्लक्स लीकेज। बच्चों अगर प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से नहीं पास हुआ, वही कपलिंग फैक्टर वाला, कपलिंग कोएफिशिएंट बताया था, युग्मन गुणांक, वही प्रॉब्लम।
अगर प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल से नहीं गया तो बहुत सारी लाइंस बाहर से चली जाएंगी, तो वो हमारी ऊर्जा हानि हो जाएगी। इसे बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। देखो देखो, एनर्जी लॉस if all magnetic lines of primary coils all magnetic lines of primary coil do not pass through secondary coil, देखो यदि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय बल रेखाएं, यदि प्राथमिक कुंडली की सभी चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजरती, यदि प्राथमिक कुंडली की सभी चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजरती तो इस हानि को फ्लक्स लीकेज कहते हैं, फ्लक्स क्षय कहते हैं। बच्चों इसको कम करने का तरीका बताओ, इस हानि को कैसे कम करें? तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर बाइंड कर देंगे। शाबाश। देखो इसका बेटा, इसको इस ऊर्जा हानि को कम करने का तरीका है, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के ऊपर लपेट दो, वही कपलिंग कोएफिशिएंट 1 कर दो ना। देखो टू प्रिवेंट दिस लॉस सेकेंडरी कॉइल इज रैप्ड ओवर प्राइमरी कॉइल। द्वितीयक कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर लपेटकर इस हानि को खत्म किया जा सकता है। मैंने कहा ना, लैंग्वेज अपने आप बना लो आप। तो सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के ऊपर लपेट दो, बस काम खत्म हो जाएगा। नंबर 3, हिस्टेरेसिस लॉस, शैथिल्य हानि। तो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने, मैंने ही बताया था कच्चा लोहा काम में क्यों लेते हैं, है ना। देखो बेटा, कोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर कोर, क्रोड बोलते हैं क्या? क्रोड। हाँ सर। ओके, देखो ड्यू टू कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर की क्रोड के लगातार चुंबकन तथा विचुंबकन से ट्रांसफार्मर की क्रोड के लगातार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण, ड्यू टू कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, there is heat loss called hysteresis loss. सर एक बार और बोलिए ना। बहुत परेशान हूं मैं, उल्टा बुलवाते और 2 बार। अब लैंग्वेज अपने आप बनाओ, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। बेटा वो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। अपने आप बनाओ। चलो, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये, फिजिक्स की क्लास है, यहाँ पर लैंग्वेज को बीच में मत लाया करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेटा ट्रांसफार्मर की कोर के लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से एनर्जी लॉस होता है, और इसको कम करने का तरीका क्या है? ट्रांसफार्मर के कोर को सॉफ्ट आयरन का बनाओ। लिख लो, कच्चे लोहे का बनाते हैं जिससे ये कम हो जाता है। मैं लैंग्वेज बोलूंगा ही नहीं तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो बेटा ट्रांसफार्मर के कोर को सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, उसकी वजह से ये लॉस बहुत कम हो जाता है। और लास्ट नंबर 4, एडी करंट लॉस। एडी करंट, अच्छा एडी करंट तो मैंने अभी आपको बताया भी।
ये रह गया बच्चों। पहले एडी करंट भी साथ साथ बता ही देते, मैंने पहले ही कहा था ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। बच्चों मान लो हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, ये कोई मेटल प्लेट है, धातु की प्लेट है, और आप इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, इस चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करो। तो बेटा जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे या प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे, कुछ भी करो, दोनों में से एक काम करो। या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज मत करो, प्लेट को चलाओ, या प्लेट को स्थिर रखो और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, कुछ भी कर लो। ऐसा करने से इस प्लेट में छोटे छोटे करंट लूप बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे। समझ गए? इस तरह से बच्चों मैंने आपको क्या बोला, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज मत करो, प्लेट को मूव करा दो, या प्लेट को स्थिर रखकर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। तो है ना, इस प्लेट में छोटे छोटे करंट लूप बन जाते हैं बेटा, अपने आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे क्योंकि उन पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ये भंवर धाराएं, हाँ एडी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं। तो बच्चों ये छोटे छोटे धारा करंट लूप बन जाते हैं, इन्हें बोलते हैं एडी करंट। और इसकी वजह से लॉस होगा ना, तो जब भी करंट फ्लो होगा लॉस तो होगा ही, हीट लॉस तो होगा ही। तो इन छोटे छोटे करंट लूप की वजह से ट्रांसफार्मर में भी लॉस होता है बेटा। क्योंकि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो होता ही है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट काम में लेते हैं ना, एसी काम में लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसकी वजह से ये एडी करंट बन जाते हैं, भंवर धारा बन जाती है, तो इनकी वजह से लॉस होता है। इसको कम करने का तरीका क्या है, लैमिनेटेड कोर्स, सॉफ्ट आयरन कोर्स। हाँ बेटा, हम जो कोर काम में लेते हैं ना, उसको मोटा सॉलिड काम में नहीं लेते, पतली पतली पट्टियों को आपस में चिपका चिपका कर फिर कोर बनाते हैं, ताकि ये एडी करंट बन ही ना पाए या बहुत कम हो जाते हैं। तो लिख दो, इस लॉस को कम करने के लिए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर काम में लेते हैं, पटलित कोर काम में लेते हैं। क्या बोलते हैं, पटलित। पटलित क्रोड काम में लेते हैं। चलो बच्चों, ट्रांसफार्मर की थ्योरी पूरी हुई, अब कुछ क्वेश्चन कर लें, उसके बाद अपना ये चैप्टर फिनिश। और यहीं तक आपके टेस्ट में आ रहा है। अब हाँ बच्चों, आप मुझे सुन रहे हैं ना? तो मैं कह रहा था आपके टेस्ट का सिलेबस तो हो गया, अपने पास जितना समय है उसमें कुछ क्वेश्चन कर ले हम। सैटरडे को मैग्नेटिक फील्ड का भी डाउट
बेटा तेरी आवाज ही नहीं आई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। फिर से बोल। सर मैग्नेटिक्स का भी डाउट लोगे क्या सैटरडे, ऐसा पूछ रहा हूँ। यार एक बात कहनी थी आपको इस बार, मैं अपना कल वाला लेक्चर भी एक्चुअली, कल है ना एबी सर आपके 2 लेक्चर लेंगे। टेस्ट का सिलेबस हो गया तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरी क्लास भी वो ले ले।